रैंक तक जाएंगे तो अब थक जाएंगे आप, थक जाएंगे। कई बार आप नाम कटवाओगे जानबूझ के कि यार अब की बार नहीं जा रहे, है ना। तो ऐसा हो जाएगा कभी? कल्पना करके देखें तो, जब तक नहीं जाते हम 2 4 5 बार तब तक तो बड़ी वो रहती है कि जाएंगे भाई, विदेश यात्रा करेंगे। फिर थक जाओगे आप करते करते, इतनी यात्राएं आपको मिलेगी। तो उसके लिए हमें एक मजबूत टीम की जरूरत पड़ेगी। मजबूत टीम का निर्माण हमें करना पड़ेगा। और उस मजबूत टीम का निर्माण करने के बाद आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा। कल हमने क्यूएससी के बारे में भी बात की। अपने नेटवर्क में क्यूएससी करवाने का प्रावधान अगर आप चालू कर देते हैं, उसका डुप्लीकेशन करवा देते हैं, लीडर को सिखलाते भी हैं और उसको भी जिम्मेदारी देते हैं, तो ये सारे लेवल, रैंक और टारगेट, कभी इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जितने भी राजू सर बता रहे थे कि हमने इन बातों को अमल में लाया, राजू सर के पास में आज दुनिया भर के टारगेट हैं। मेरे ख्याल में 1 दर्जन के करीब तो राजू सर के पास में होंगे, है ना। एक बार अर्जुन अवार्ड विजेता भी रहे हैं राजू सर। तो इनके पास में बहुत सारे टारगेट है, इनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अब। टारगेट करने के लिए ये सोचना पड़े, अपने आप हो जाएंगे वो। ठीक है जी। खेमराज सर कुछ कह रहे हैं? चलो ठीक है। तो सब रोगों की एक ही दवा है, अपनी टीम को बिल्कुल काबिल बनाओ, मजबूत बनाओ, खुद मजबूत बनो, अपनी टीम को मजबूत बनाओ और इसी प्रोसेस पे काम चालू करो। क्योंकि हमेशा याद रखो कि टारगेट करना नहीं है, एक बार करते रहना है। एक बार तो आप कर लेंगे, हर साथी कर लेगा भाग के, लेकिन हर बार इतना थोड़ी भाग पाएगा, इतनी लिस्ट थोड़ी है हमारी। एक दिन तो हमारी लिस्ट खत्म होगी, तो हमें सिस्टम का सहारा लेना है। सिस्टम इस बात को बोलता है कि आप अपनी टीम को अपने जैसा बनाएं, और यही नेटवर्किंग है ना। यही बिजनेस है, यही नेटवर्किंग है कि सीखना और सिखाना। और इस पे जितना जल्दी आप अमल कर लेंगे उतना ही जल्दी हो जाएगा। नहीं तो बोला जाता है कि बातों को सुनने से जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आता, बातों को अमल करने से, इम्प्लीमेंट करने से अंतर आता है। आप लिखते भी हैं और नोट भी बनाते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, तो आप उनको पढ़ें और उनके साथ में बात करें, मंथन करें उनके साथ में कि मुझे इस पॉइंट पे खरा उतरना है, मुझे इस पॉइंट को अपने जीवन में ढालना है। तो तब जाके आपके साथ में बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, ये डुप्लीकेशन, ये कोर प्रोसेस फिर कभी चर्चा करेंगे इस पे, ये बहुत गहराई वाला चैप्टर है। आज हम जिस उद्देश्य के लिए मिले हैं वो पूरा करते हैं। आज हमारे टारगेट की आधी स्लाइड अनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो कल बहुत सारे साथियों ने मिशन बना लिया होगा, मुट्ठी बांध ली होगी, है ना। एक से एक दमदार साथी ने कमेंटमेंट भी किया है। और देखते हैं 60 दिन के बाद में। एक बात मैंने कहीं पे सुनी थी कि बरसात का अपने आप पता चल जाएगा जब जमीन कहीं पे गीली होगी, है ना। तो वहां पे अगर उस समय हम होंगे भी नहीं तो पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे बरसात हुई थी। तो अच्छी बात है, कमिटमेंट करना चाहिए, लेकिन कमिटमेंट करने के बाद में कौन कौन उसको याद रखता है ना। बात होती है याद रखना कि मैंने कुछ बोल रखा है, उसको पूरा करना है, तब जाके होता है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, सचिन तेंदुलकर जी जो है ना, उनको सब जानते हैं। और उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि वो हमें तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने जीवन में उसका बहुत फायदा लिया, तो मैं उसको यूज करता हूँ। तो जो वो क्रिकेट के सम्राट रहे हैं पूरे, है ना, मास्टर रहे हैं, ब्लास्टर रहे हैं, पिता रहे हैं, तो ऐसे नहीं रहे, उन्होंने बहुत कुछ किया है उसके लिए। तो बोला जाता है कि एक बार ब्रॉड होके कोई बाहर का था, बॉलर था, उसने सचिन जी का विकेट हाथ लग गया जाने अनजाने में। बड़ी खुशी मनाई उसने और काफी एक्साइटेड था, वो मानता बहुत था उसको, है ना। ऐसा नहीं कि उसको कुछ मानता नहीं था, वो बहुत, उसको पता था कि सचिन एक ब्रांड है और क्रिकेट में, और उसका विकेट मैंने ले लिया। तो मानता भी बहुत था, रिस्पेक्ट भी करता था, लेकिन खुशी खुशी में कुछ 2 4 इशारे वो कर गया। और मैच खत्म होने के बाद में वो दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और सचिन सर को बोला कि ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है और इसके लिए आप मुझे इस ऑटोग्राफ दे दो। तो सचिन सर ने उसके इशारे भी देख लिए थे और सोच भी रहा था वो बहुत कुछ। तो उसने एक बात लिख दी, उसने लिखा कि ब्रॉड हो, ये दिन आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा, और नीचे सिग्नेचर मार के उनको दे दिया।
अब देखने वाली बात ये है कि कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक इंसान कुछ लिख के दे दिया और उसको पूरा करने के लिए, चाहे उसने ताव में लिख के दे दिया या गुस्से में लिख के दे दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन उसको पूरा करने के लिए वो करता क्या है। और बोला जाता है कि सचिन सर ने फिर उसके बाद में इतनी प्रैक्टिस की, इतना अपने आप को झोंक दिया, इतना अभ्यास किया और इतना उसका ऑब्जर्वेशन किया लीडर का कि वो किस तरह की बॉलिंग करता है, क्या क्या उसके मेन पॉइंट हैं, उस पर इतना ऑब्जर्वेशन करके और इतना प्रैक्टिस किया कि बोला जाता है कि उसके बाद में, हालांकि क्रिकेट जगत से मेरा वास्ता बहुत कम है, लेकिन मैंने कहीं से ये आंकड़ा मिला था, उसके बाद बताते हैं कि ब्रॉडहॉक और सचिन तेंदुलकर जी 45 बार आमना सामना हुआ, लेकिन वो कभी उसका विकेट नहीं ले पाए। और ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके दिमाग में था कि मैंने कुछ लिखा है, मैंने कुछ बोला है। और सबसे बड़ी भारी बात जब हो जाएगी, जब मैंने बोल दिया है और बोलने के बाद में अगर फिर दोबारा उसने ले लिया विकेट, तो फिर ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उस चीज को उसने याद रखा, याद रखने के बाद में और उसके लिए तैयारी की, प्रिपेयर रहा उसके लिए वो, और जाके उसने कर दिखाया। इन फ्यूचर भविष्य में 45 बार आमना सामना हुआ, लेकिन वो उसका विकेट नहीं ले पाया। और अपनी बात पे खरा उतरने के लिए उसने कितना प्रयास किया होगा, कितने एफर्ट्स लगाए होंगे, कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितना अपने आप को झोंक कर रखा होगा। कभी उसका ब्रॉडहॉक का बी सुनने को मिलता होगा तो वो अपनी तैयारी पे जुट जाता होगा। तो बात ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया और जो है ना, बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन बोलना भी अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए, लेकिन बोलने के बाद उसको याद रखना चाहिए कि मैंने कुछ बोल रखा है। और आने वाले टारगेट के जितने दिन हैं, अगर अबाउट टारगेट ही मैंने बोला है, तो 2 महीने तक मैं उसको याद रखूं। और जो याद रख जाएगा, पहली बात कल चली थी हमारी कि अगर दिमाग में तस्वीर रही तो वो आएगी, अस्तित्व में उसको आना पड़ेगा। दिमाग में अगर चीजें याद रहती है तो वो उसी के बारे में सोचता है और प्रकृति उसी को देती है उसको। तो याद रखें सर, और इसको मिशन बना के चलें। 2 महीने का टारगेट है। मैं गारंटी देता हूं सर, अगर किसी ने दिल से चाहा है ना, दिल से अगर चाहा, चाहे वो भले ही फ्रेशर साथी हो मेरा, चाहे आज ही सिस्टम में आया हो, लेकिन अगर दिल से वो चाहता है कि मुझे जाना है, तो गारंटी है सर वो जाके रहेगा सर, है ना। फिर हाउ का कोई मतलब नहीं होता कि कैसे होगा। जब वाई कंप्लीट है कि मुझे जाना है, तो क्यों जाना है, क्योंकि मेरी इच्छा है विदेश यात्रा करने की और फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिल रहा है अगर यहाँ पे, तो मुझे जाना है। और जिसने इतना याद रख लिया वो गारंटेड जाएगा सर। विल इज बेटर देन स्किल। कल हमने बात की थी कि जी इच्छा जो है ना, वो स्किल्स पे भारी पड़ती है, प्रतिभा पे भारी पड़ती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आज किसी को कुछ आता है कि नहीं आता, सबसे बड़ी चीज होती है विल पावर, कि मुझे जाना है। और वो जो जाना चाहता है, जिसको नहीं आता, वो अपलाइन और सिस्टम का सहारा ले लेगा। और जो करना जानता है और जाना चाहता है, तो वो खुद ही कर लेगा। ठीक है साहब। तो टर्बो फास्ट आपका टारगेट आया है, तो नाम के अकॉर्डिंग इसको टर्बो की तरह हमें काम करना पड़ेगा, है ना। अपने इंजन के अंदर की जो टर्बो है उसको जगाना पड़ेगा, हमें भागना पड़ेगा, मिशन बनाना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके हम इस टारगेट को करेंगे। 3 ऑप्शन हमारे पास में है। अगर कोई नया साथी छूट गया तो 2 मिनट और दे देते हैं हम, क्योंकि स्लाइड हमारी थोड़ी बची हुई है ना। तो 3 ऑप्शन हमारे पास में, गोल्ड कॉइन अचीव कर सकते हैं, है ना, चक्रा का अपना जो है अपना प्रोडक्ट वो भी ले सकते हैं, और थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं। और इसके लिए करना भी कुछ नहीं है। फ्रेशर साथी को 18 साथियों से मुलाकात करनी है जाके, है ना, उनको बताना है बस 60 दिनों में 18 लेफ्ट और 18 राइट। और उसमें आप अकेले नहीं है, आपके साथी भी आपके साथ में काम करेंगे, है ना। कोई दमदार साथी आ गया तो अकेला ही रगड़ देगा, कोई भाई प्रदीप साहब जैसा आ गया तो एक साइड तो बिल्कुल खींच के रख देगा। और एक टारगेट हो भी चुका है सर, है ना। देखने वाली बात ये है कि अभी कुछ लोग सोच ही रहे हैं और एक टारगेट हो भी चुका है, तो अपने सबने देख लिया होगा। इस पे ज्यादा समय हम जाया नहीं करेंगे, तो लक्ष्य बना के हम काम करेंगे। और लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले कल्पना के बारे में हमने बात की थी। जब तक हम सोचेंगे नहीं कि एक दिन हम जा रहे हैं थाईलैंड, और उसकी तस्वीर और वीडियो दिमाग में नहीं रहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, अच्छा लगेगा उस दिन जिस दिन मैं जाऊँगा, तो तब जाके उसकी प्लानिंग होगी और हार्डवर्क करके उसको तब जाके अचीव किया जा सकता है, कमिटमेंट के साथ में, है ना। क्योंकि समय सीमा निर्धारित है, और समय सीमा निर्धारित होते ही तभी जाके वो लक्ष्य में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज आप डायमंड तो बनेंगे,
डायमंड बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि टीम तो आप बनाएंगे, टीम तो बनेगी, लेकिन एक निर्धारित समय में अगर आप टीम बनाने का टारगेट पूरा करते हैं तो उसी को टारगेट कहते हैं भाई। जो टारगेट आपको मिला है, तो सपनों की समय सीमा है, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस पढ़ लो आप लोग, है ना। हकीकत में हमारा जीवन टारगेट के बिना ऐसा ही होता है, बिना पता लिखे उस लिफाफे की तरह होता है जो कहीं नहीं जाता, कहीं जा ही नहीं सकता, वो उस पर लिफाफा नहीं है। तो अपने जीवन में टारगेट बना के चले। आप सिर्फ सुख में काम करें या ना करें, लेकिन एक बात जरूर लेके जाना यहाँ से कि जीवन में टारगेट हमेशा बड़ा रखें। आप बड़े टारगेट रखेंगे तो छोटा मोटा काम तो हो ही जाएगा आपके साथ में, लेकिन अगर छोटा ही टारगेट रखेंगे तो बताइए, अगर गुरुत्वाकर्षण के नियम ने काम किया तो फिर आपके साथ होगा क्या? फिर वो और छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमेशा सोच बड़ी रखें और इच्छाएं बड़ी रखें और लक्ष्य अपना निर्धारित करके रखें कि मुझे इस साल तक क्या एक्स्ट्रा लेके आना है अपने घर में, है ना, और क्या मेरा ड्रीम है और मैं क्या उसके लिए करूं और मुझे क्या करना पड़ेगा। हमेशा अपने आप से बात करते रहें। लक्ष्य निर्धारित करना ही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोगों को लक्ष्य का पता ही नहीं रहता, बस जीवन चल रहा है ना, दाल रोटी चल रही है। कुछ चीजें हमारे को विरासत में ऐसी मिली हैं जिन्होंने जीवन बेकार कर दिया है बिल्कुल, कि बस दाल रोटी चल जाए। एक आदत पड़ी हुई सुनने की कानों को, वही सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई कि बोला भाई क्या चल रहा है? बोला कट रहा है। और बोला ठीक ठाक चल रहा है? बोला जी हाँ मिल रही है दाल रोटी। तो क्या दाल रोटी के लिए आपका जन्म हुआ है ना? इस यूनिवर्स में, इतने बड़े यूनिवर्स में दाल रोटी के लिए हुआ है? नहीं सर, ये यूनिवर्स आपका है, खुला है बिल्कुल, उसमें आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए हैं, लेकिन जाना कहाँ है आपको, उस बात से फर्क पड़ता है कौन कहाँ जाना चाहता है। और संगत यहाँ पे बड़ी है, तो बड़ी संगत में आपको सुनने को डेली मिलता है कि मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, नहीं तो जिसके सुनते हैं फिर वैसा ही हो जाता है। तो लक्ष्य को निर्धारित करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया तो अचीव करना तो आसान है, उसको अचीव तो आप कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे उसको, लेकिन निर्धारित करना पड़ेगा। सबसे पहले दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, मुझे ये लक्ष्य हासिल करना ही करना है ना। और जैसा लक्ष्य बनाओगे तो वैसा ही आपको मिल जाएगा, उसके आसपास तो मिल ही जाएगा बड़ा लक्ष्य, ठीक है साहब। और उसमें भाग लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कल हमने इस बारे में बात की थी कि रेस में जीतता वही है जो भाग लेता है ना। भाग तो लेना पड़ेगा, शुरुआत से लेना पड़ेगा भाग, क्योंकि भाई तालियां उसी के लिए बजती हैं जो मैच खेलता है ना। देखने वाले के लिए थोड़ी, मैन ऑफ द मैच देखने वाले को थोड़ी मिलता है, खेलने वाले को मिलता है। तो हमें भागीदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने टारगेट सेट करेंगे और इसकी महत्वता को समझेंगे कि टारगेट क्यों जरूरी है। टारगेट बूस्टर का काम करता है, अगर सही मायनों में देखें तो, है ना। टारगेट बूस्टर का काम करता है आपके बिजनेस में, आपको डायमंडशिप अचीव कराने में और जल्दी फास्टेस्ट ग्रोथ कराने में। आपका टारगेट जो है ना, जो अगर इसको करते हो ऐसे समय में जो टारगेट आया, तो ये आपका बूस्टर का काम करता है। और कल कहानी भी सुनी थी हमने फुर वाली, है ना। अब जो कोई नया आया होगा तो भाई देखा, आज इतना टाइम नहीं हो पाएगा, तो फुर की कहानी भी सुनी थी। कहानी हालांकि थोड़ी सी मजाकिया टाइप थी, लेकिन अगर निष्कर्ष उसका निकालें तो बहुत अच्छी बात है। फुर करना बहुत आसान है, और जिस समय आपके पास टारगेट हो जाएगा और आपके पासपोर्ट पे जब मोहर लग जाएगी तो आप उसी को फोटो में दिखा सकते हैं, देखो जी भाई साहब, है ना। ज़्यादा तो नहीं, बस मैंने एक बार एक शॉपिंग की थी और वैल्यू प्रोडक्ट जो हमारे घर पे आया था, और मैंने थोड़ा सा सुबह शाम के अनप्रोडक्टिव टाइम को यूज करने के बाद में देखो मैं थाईलैंड की यात्रा भी अचीव करके आया हूँ। तो फुर हो जाएगा, है ना। तो वो बिल्कुल मुंह बंद हो जाएगा, अलीगढ़ का ताला लग जाएगा, कोई भी बात, कोई ये नहीं बोलेगा ना, यही बोलेगा कि हाँ यार सिस्टम तो दमदार है आपका। बात तो सही है कि लाइफ में एक बार शॉपिंग की थी और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके साथ में होती चली गई, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जो बात हमने की थी कि 3 तरीके से कोई भी चीज़ अस्तित्व में आती है। पहले माइंड में आती है, जब हम कल्पना करते हैं, उसका चित्र सजाते हैं। दूसरा फिर प्लानिंग करते हैं उसकी। तो प्लानिंग में थोड़ा सा क्या होता है कि जिस तरह की प्लानिंग हम करते हैं, कभी भी आपको वो प्लानिंग इधर उधर हो सकती है, राइट टू राइट नहीं मिलेगी। कल हमने एक ग्राफ के माध्यम से भी देखा था कि अगर हम जो है ना यूएससी पे फोकस करेंगे तो हम 7 वीक में 120 की टीम बना देंगे, है ना।
तो अभी तो हम कागज कलम पे प्लानिंग सेट कर रहे हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पे आएगी तो इधर उधर भी हो सकती है। वो हो सकता है ज्यादा भी हो जाए और कम भी हो जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो कभी भी उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि सर ने जो बताया था वो भाई हुआ नहीं हमारे साथ, तो वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो हालात कैसे रखने हैं आपको, है ना। हालात ऐसे रखो जो आपके सपनों को बदल दे, जबकि बल्कि सपने ऐसे मत रखो कि आपके हालातों को ही बदल कर रख दे। तो ऐसा थोड़ा सा हिसाब किताब रखना है कि अगर उल्टा पुल्टा थोड़ा वो हो भी जाए तो उसको मैनेज कर ले आप, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। और आगे हमें पता चला था इन बारे में कि लेवल हमारा बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, डायमंडशिप के नजदीक आएंगे, चेक बढ़ेगा, और फिर वही चेक हमारा जो टेस्टिमनी के रूप में हमारे लिए एक वो बनेगा कि हम किसी को दिखा सकते हैं कि देखो भाई यहाँ से पार्ट टाइम समय में मैंने थोड़ा थोड़ा प्रयास करके क्या अचीव किया है। मान सम्मान बढ़ेगा, लीडरशिप डेवलप होगी, जल्दी डायमंड आप बनेंगे। और जो लोग बोलते हैं कुछ होता नहीं है, तो उनको दिखाने का मौका भी मिलेगा। ये वीडियो भी हमने देखा था, और ये वीडियो सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि आप बैठे रहने से और देखने से कुछ होगा नहीं। आपको एक बार फील्ड में कूदना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, इस समय को बढ़िया से यूज करना पड़ेगा, इसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, और अपने लक्ष्य को आपको हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज आपके लिए कितने फायदेमंद है ये हमें पता चल चुका है, क्यों करना चाहिए हमें। ठीक है जी। हमने शुरुआत में ऐसे प्रयास किए थे, तो मेरे भी बहुत सारे टारगेट हुए थे। एक टारगेट में 3 टारगेट भी मैंने अचीव किए हैं, है ना। 10वां, 11वां और 12वां जो टारगेट था, इसमें एक टारगेट भले ही दिख रहा हो, लेकिन इसमें 3 टारगेट अचीव। यूरोप का टारगेट अलग मिला, अर्जुन अवार्ड में विद फैमिली अलग मिला, है ना। तो ये पुरानी स्लाइड है, इसमें 1-2 टारगेट का जिक्र भी नहीं है। शुरुआत में छोटे छोटे टारगेट ही बना के हमने काम किया था। अमृतसर का टारगेट पहला किया, 2 बार थाईलैंड। उसके बाद जिद ऐसी पकड़ी थी और टीम को ऐसे सेट कर लिया था, फाउंडेशन टीम की इतनी मजबूत हो चुकी थी कि फिर हमें कभी देखने और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास में हमने अपने आप को झोंक के रखा था। अपने जैसे कोर कमांडो तैयार किए, उसके बाद सर्वप्रथम सबसे पहले होता था यूरोप का टारगेट, अपने लेवल पे सबसे पहले हो जाता था, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आज भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लगातार इस बात को दिमाग में रखते हैं कि ये टारगेट कैसे अचीव होंगे। टीम जितनी बड़ी होगी, जितना कोर कमांडो बनेंगे, उतना ही बढ़िया हमारे साथ काम हो जाएगा। और भैया जी, बड़ा अच्छा लगता है फिर 60 दिन के बाद में जब हम थाईलैंड की 7-8 दिन की यात्रा हम करते हैं, है ना। राशि ठाट बाट के साथ में घूमते हैं। राजू जी को पता है, मुस्कुरा रहे हैं बढ़िया से। राजू जी को पता है कि फिर वहाँ बढ़िया दिन कटते हैं, ना नाश्ते की चिंता है, ना तो लंच की, ना डिनर की, ना ट्रांसपोर्ट की। और इवन आप कहीं पे एक्टिविटी करने में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक आदमी आपकी टिकट लेके खड़ा रहता है ना। चारों तरफ नारे लगते हैं बढ़िया से। तो सारी चीजें बहुत बढ़िया से बोलते हैं ना कि पहाड़ पे चढ़ते हुए दिक्कत परेशानी होती जरूर है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के बाद नज़ारे बड़े शानदार होते हैं। चलो जी, राजू सर को आवाज लगा दिए, और रजनी मैम ने बोल रही है कि आप ही घूम के आए हो, अब की बार हमें भी लेके जाना, है ना। मेरे पास 2 बार फोन भी आ चुका है इस चीज के लिए। चलो जी, बहुत बढ़िया। दूसरा, आपके चेक बढ़ेंगे सर। हमने बस शुरुआत में फाउंडेशन मजबूत करना, सीखने और सिखाने पे और टारगेट पे छोटे छोटे पे ध्यान दिया, तो इनकम कहाँ से कहाँ पहुंच गई हमारी। तो आप अपना प्रयास करते रहें, अपनी टीम में अपने लीडर बनाते रहें। एक दिन वो आएगा कि आपकी वो सारी ख्वाहिशें, सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। टारगेट करेंगे तो आप डायमंडशिप के भी नजदीक जाएंगे, आपको पैसा भी और ज्यादा बढ़ेगा। हर एक सपना पूरा होता चला गया। आज अगर मैं करोड़ों करोड़ों बार थैंक यू बोलूं सिस्टम का, डायरेक्टर का, अपने अपलाइन का, अपनी टीम का, और इस यूनिवर्स का भी। इसने मुझे इतना दिया है जो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था। मैं कल्पना से परे यहाँ से अचीव कर चुका हूँ सर। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे लिए नौकरी में होते हुए भी अल्टो लेना संभव नहीं बैठ रहा था, लेकिन आज सिस्टम ने मुझे इतना दिया है कि इतना किसी को भी नहीं दिया है। और आज अगर बात करें जगवार पेस की, 21,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। लेकिन मैं ताजुब की बात बताऊं क्या, मैंने अभी तक रोड पे इसको चलाते हुए इसके साथ में सेम मॉडल कहीं नहीं देखा। हालांकि है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इकलौती यही है दुनिया भर में, बहुत सारी इंडिया में भी है, लेकिन रेयरली है। मेरे को कभी दिखाई नहीं थी। मैं बड़े चांस में रहता हूँ कि मतलब कभी अच्छा लगे कि कोई ये हो कि भाई ये भी जगवार पेस जा रही है और मैं भी जगवार पेस चला रहा हूँ, लेकिन दिखाई नहीं दी। कभी आपको दिखाई दी हो तो बताना, है ना। बहुत कम गाड़ी है ये। आज प्राउड फील होता है कि मेरे तहसील की सबसे बड़ी
इकलौती गाड़ी मेरे पास में है। ये मॉडल जब निकलता है तो भाई साहब लोगों की गर्दन घूम जाती है, काम छोड़ के देखते हैं कि हाँ गाड़ी है भाई, जिसको पता है ना। और जिसको यही पता है कि 5 सीटर गाड़ी है तो वो तो नहीं देखता, और जिनको ब्रांड के बारे में पता होता है ना, ब्रांड के बारे में पता होता है तो वो देखता है इसको घूम के, बड़ा प्राउड फील होता है, सारी थकावट दूर हो जाती है। जो 4 साल भागने में मैंने लगाए, डायमंडशिप अचीव करने में लगाए, तो आज वो भर भर के मिल रहा है। तो यकीन मानना सर, अगर आप अपने प्रोसेस में बढ़िया अगर खड़े उतरते हैं, अपनी टीम के साथ में केयरिंग करते हैं सुबह शाम की, तो बहुत बढ़िया आपके साथ हो जाएगा। और सारी चीजें आपको, टारगेट और रैंक और लेवल, पैसा, मान सम्मान, ये सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। बस एक बार इस खेल के मास्टर बन जाओ, ठीक है जी, मास्टर बन जाओ, और घूमने का भी मौका मिलेगा आपको सारी जगह। हम भी घूम के आए भाई, मैडम को भी बड़ा नाज होता है आज कि हम एक ऐसे सिस्टम में जुड़े हैं, और इस सिस्टम में हमारे सर जो हैं भाई आज प्राउड फील करते हैं। नहीं तो पहले ठगा ठगा सा महसूस करती थी ये भी बेचारी, मोहर लग गई है ना, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। मैं आज भी देखता हूँ कितनी बार विदेश यात्रा अचीव कर चुका हूँ, जिस दिन पासपोर्ट सामने आ जाता है उसको पलट पलट के देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सिस्टम की वजह से ऐसा हो पाया, नहीं तो कभी होता नहीं सर हमारे साथ, है ना। कभी हमने नौकरी में रहते रहते ना, कभी भारत में भी किसी जगह की यात्रा नहीं की। मैं रियल बता रहा हूँ सर, मैंने 5 साल दिल्ली में जॉब की, और मैं कभी दिल्ली में लाल किला और जितनी बहुत सारी चीजें विदेशी देखने आते हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला, अक्षरधाम है, मानते हैं, तो वहाँ कभी नहीं देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाल किला पे एक बार गया, और वो भी मुझे कौन लेके गया, एक बार हम अंडर ट्रेनिंग थे एनएसजी के अंडर में, है ना, 2010 के आसपास की मैं बात आपको बता रहा हूँ। 2010 में मैं एनएसजी के अंदर ट्रेनिंग करने गया था, तो वो एक दिन के लिए हमें यहाँ पे लाल किला में लेके आए थे। उस दिन मैंने लाल किला देखा अपनी लाइफ में, अदरवाइज मैं कभी नहीं जा पाया। 70 किलोमीटर दूर लाल किले से मैं रहता हूँ, 5 साल मैंने उसकी बराबर में नौकरी की है, आते जाते देखता रहता था बाई ट्रेन, लेकिन मैं कभी नहीं गया, क्योंकि ये हमारा नौकरी में कभी समय रहता है तो कभी पैसा नहीं रहता, पैसा है तो समय नहीं रहता, और ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन आज सिस्टम ने इतना बड़ा बना दिया कि आज यूरोप की यात्रा मैंने की, है ना, और एशिया में यात्रा मैंने की, और इंडिया का तो कोई ऐसा कोना बचा नहीं है जहाँ कम से कम 5-5, 6-6 बार नहीं गए हैं। जितने भी टूरिस्ट प्लेस है ना, जहाँ पे भी लोगों का टारगेट रहता है जाने का, तो वहां पे जाने का मौका मिलता रहता है। अब अगला टारगेट भी आपका इंतजार कर रहा है ना, अगला टारगेट भी आपको पता चल गया होगा कि अब तो मनाली घूम के आए, तो माउंट आबू का टारगेट हमारा वहीं पे अनाउंस हो गया था, ठीक है ना। तो अब की बार माउंट आबू, और माउंट आबू मैं जा रहा हूँ 4थी बार, है ना, माउंट आबू मैं 4थी बार जाऊंगा आप लोगों के साथ अभी। तो इतना घूमने का मौका मिला सर, और जितने कदम चले, जितने साथियों से मिले, सीखते चले गए, और बस एक बार इन बातों का आधार मान के जोर लगाया था, चारों तरफ से नजर हटा के, और सिर्फ जिंदगी का आखिरी काम समझ के इसको किया था। ये कल इन्होंने करके दिखाया था, है ना जी, तो इन्होंने करके दिखाया था, तो इसको आज दोबारा मौका हम नहीं देंगे, और भाई भागना पड़ेगा। बोला जाता है कि दीवारों पे घोड़ी की तस्वीर लगाने से और उगते हुए सूरज का चित्र देखने से जीवन में परिवर्तन नहीं होता, उसके लिए हमें घोड़ों की तरह तेज दौड़ना पड़ेगा, और सूरज से पहले उठना पड़ेगा, वो आप उठते हैं, बस उठ ही गए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बातों को भी सकारात्मक रूप से लेके अमल करके काम करें, है ना। उठते तो आप हैं, आए हैं, आप लोग आते हैं मीटिंग में तो अच्छा लगता है, पर मैं एक चीज और है, जब उठ ही गए हैं, समय खो ही दिया है, कुकला नींद को त्याग ही दिया है, तो बिल्कुल ईमानदारी से मीटिंग अटेंड किया करो। कहीं कुछ नहीं होता, 10 मिनट और पहले उठ जाया करो, फ्रेश हो, और बढ़िया से फ्रेश होने के बाद में अच्छे नहा सकते तो नहाइए, नहीं तो मुंह हाथ धो के आ जाइए, है ना, और गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बढ़िया मीटिंग लीजिए लाइव, क्योंकि ये एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आपको फ्री कर सकती है, आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। तो इसको हम अदर वे में मना ले। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कल से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कई साथी जैसे मोटरसाइकिल पे चलते हैं या कार में चलते हैं, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो यथासंभव अगर घर पे हो तो मीटिंग अटेंड किया करो, जीवन को खतरे में डाल के कभी मीटिंग को अटेंड मत करना, है ना। कोई साथी अगर ड्यूटी पे लेट हो रहा है तो वो अपनी ड्यूटी जाके कर सकता है, और अगर वो मीटिंग अटेंड कर सकता है ईमानदारी से, आपकी ईमानदारी आप ही का बिजनेस है, तो वो करे। कभी भी अपने आप को खतरे में डाल के आप मीटिंग अटेंड ना करें,
क्योंकि सर रहा तो टोपी तो हम कभी भी ले आएंगे, है ना। तो सर्वप्रथम अपने आप को बचाना। आप बड़े कीमती हैं, आप अपने परिवार के लिए कीमती हैं, आप अपने लिए कीमती हैं, आप सफलता के लिए बहुत कीमती हैं। आपको डायमंड का भी रास्ता मिला है जो बहुत लोगों को नहीं मिला, तो जीवन बहुत बढ़िया होने वाला है। और तो अपने आप को सेफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। कई साथियों को देखता हूँ कि वो मोटरसाइकिल पे भी वीडियो ऑन करते हैं, तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कभी भी खतरे में अपने आप को ना डालें, है ना। तो ईमानदारी से जिस दिन आप घर पे हो तो वीडियो ऑन करके आप लें। जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं जो सुबह नाश्ता तैयार करती हैं, कल कुछ और भी सुनने को मिला था मैम के मुंह से कि हमने खाना भी नहीं बनाया, तो आप लोग खाना बनाते रहें, ईमानदारी से सुनते भी रहें, है ना। इस बिजनेस को एक ही तरीके से करना है कि हम पुराने किसी काम को डिस्टर्ब नहीं करते हुए ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है। या तो आप पहले कर लें तो चीजों को डिस्टर्ब भी ना करें, ठीक है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। और समय का यूज करें। फालतू की अनप्रोडक्टिविटी एक्टिविटी को आप कट करना शुरू कर दो तो ये बिजनेस हो जाएगा, ठीक है जी। सुबह थोड़ा जल्दी उठ लो, कम सो लो, कम खा लो, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि जब सपने बड़े होते हैं, कल भी हमने बात की थी, तो मेडिकल साइंस फेल हो जाती है। कल भी एक एग्जाम्पल हमने दिया था। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मैं माइग्रेन का पेशेंट हूँ 20 साल से, और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको 9 घंटे 8 घंटे नींद लेनी है, लेकिन मैं कभी भी 9 घंटे 8 घंटे नींद नहीं लेता। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 घंटे से आगे कभी जा ही नहीं सकता। और एक बार अगर मैंने बिस्तर से नीचे पैर रख दिया तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद लगा लो या कुछ भी लगा लो, या पालन पोषण करने वालों का श्रेय देना चाहूं तो उनको दे दूं, मैं दोबारा कभी बिस्तर पे नहीं जाता, बैठने भी नहीं जाता, लेटने की तो बात दूर है। तो एक बार थोड़ा सा अपने आप को तंग कर लो, कुछ नहीं होता सर। मैं गारंटी देता हूँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पे। अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं और 5 घंटे अगर आप सोते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ठीक है। तो टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करो। कुछ दिन अगर कर लिया तो जिंदगी हसीन हो जाएगी, है ना। बाकी एक हमने कल एक मुहावरा भी पढ़ा था कि जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत, वो बस चलते नहीं वो दौड़ते हैं। जरूरत मेहनती मजदूर और माँ समय से पहले जागते हैं। तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। मेहनती लोग हमेशा सुबह जल्दी जगते हैं और अपनी चीजों को सिचुएट तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मजदूर की भी दिक्कत है, उसको भी समय से जाना पड़ेगा, नहीं तो दिहाड़ी कट हो जाएगी। और भाई जिसको जरूरत है वो भी जल्दी उठता है। और माँ की तो प्रॉब्लम रहती ही रहती है ना। माँ को तो जल्दी उठना ही पड़ता है क्योंकि सबको खाना भी देना है, उसकी तो मजबूरी है। तो आप कौन से हैं? तो मुझे लगता है कि हम सारे ही हैं। हम जरूरतमंद भी हैं, हम मेहनती भी हैं, और हम जीवन भर और पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर भी नहीं बनना चाहते, भाग दौड़ भी नहीं। मजदूरी यही है और क्या है ना। नौकरी भी तो मजदूरी होती है अगर सही डेफिनेशन देखें तो। हमें तो ये सारी चीजें हैं, जरूरत भी है हमें, और माँ तो हम हैं ही हैं, अपने बच्चों के लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तो पहले दिन से विश्वास करें कि मैं कर सकता हूं, और पहले दिन से प्रयास भी करें। विश्वास और प्रयास पहले दिन से चालू करना है सर। नहीं तो होता क्या है कि एक चीज होती है कि अभी बहुत दिन पड़े हैं यार, कर लेंगे, 60 दिन अभी तो टारगेट शुरू हुआ है, और धीरे धीरे समय जाते जाते पता नहीं चलेगा कब 60 दिन निकल गए, और एक दिन हम बोले अरे वो दिन निकल गए। होता है कि नहीं? आप याद करना कि अभी तो 50% जो है ना ये काम ऑनलाइन हो गया है। कौन सा? बिल भरने वाला, बिजली का बिल भरने वाली बात बताता हूँ मैं आपको। मैंने भी बहुत बार बिजली का बिल भरने गया, तो लास्ट डेट में जब हम जाते थे, ठीक है सर, लास्ट डेट में जब हम भरने जाते इतनी भीड़ होती थी तो कपड़े खराब हो जाते थे, फट जाते थे, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, जेब भी कट सकती थी। लेकिन वो बिजली का बिल आपको पता है और मुझे पता, सबको पता है कि वो बिजली वालों ने 15 दिन 20 दिन पहले हमारे घर पे पहुंचा दिया था, और जिस दिन वो बिल आया था उससे अगले दिन जाके हम विंडो पे बिल भर के आ सकते थे। लेकिन हमारी मानसिकता कैसी होती है साहब, अरे अभी बहुत समय पड़ा है, भर देंगे। लेकिन सबको लास्ट डेट में याद आता है कि जब अब तो लास्ट डेट है, नहीं तो फिर पनिशमेंट लगेगा, फाइन लगेगा। तो लास्ट डेट में जाते थे, है ना, तो फिर दिक्कत आती थी। तो ये लेट करने की आदत हमारे अंदर शुरुआत से है, तो इसको हमने बदलना है। भाई एक बात बताओ, टारगेट के बाद में भी तो आप आराम ही करोगे। अब आराम कर रहे हो और फिर टारगेट करोगे तो ये सही नहीं है। पहले आप टारगेट कर दो फिर आराम कर लेना, कोई बात नहीं। मैं कौन सा ये कहूंगा कि भाई मेरे घर पे कुछ काम है वो करवा दो जिसके टारगेट हो चुके हैं। तो आप टारगेट करने के बाद आराम करें। जीवन में एक चीज लेके जाना है ना, हमारा सेप्सोप सिस्टम एक बात के लिए जाना जाता है कि जो कामयाब होते हैं तो वो तो कामयाब होते ही हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन का
इतना बड़ा प्रभाव है कि अगर वो यहाँ नहीं रहता तो कहीं भी रहता है तो वो बहुत बड़ा काम कर लेता है। जीवन में एक चीज याद रखो, पहले काम फिर आराम। आप कभी मार नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आप आराम करते रहेंगे और काम को देखते रहेंगे तो आप समझ लेना कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं। तो काम तो उतना ही समय लेगा, चाहे अब करो या थोड़ी देर के बाद करो। तो जिस दिन ये समीकरण आपके दिमाग में आ गया तो आप बड़ेपन की तरफ तो दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। पहले काम फिर आराम। लेकिन हम क्या करते हैं साहब, अभी तो बहुत समय पड़ा है, काम कर लेंगे। तो वो मानसिकता से हमें बाहर निकलना है। तो पहले हमें करना है टारगेट, और टारगेट के बाद करना है अपनी टीम का टारगेट, है ना। आराम का तो कोई कॉलम ही नहीं है, सर ने छोड़ा ही नहीं। हमने नहीं किया तो आपको कैसे करने देंगे, है ना। अभी तक नहीं किया मैंने, बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन अब मैं खुशी खुशी काम करता हूँ। तो कल हमने क्यूएससी पे फोकस किया था कि अगर हम एक वीक में 3 लोगों को ज्वाइन करा के उनको सिखाते हैं, उनके साथ में समय इन्वेस्ट करते हैं, बैठते हैं, अपनी अपलाइन को ले जाते हैं, मीटिंग और ट्रेनिंग से जोड़ते हैं, तो बढ़िया आपके साथ में होता चला जाता है। पावर ऑफ मल्टीप्लाई कोई नहीं समझ सकता सर, है ना। पावर ऑफ मल्टीप्लाई को समझना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। इसको सुचारू रूप से लागू कैसे करना है, बस ये आपको आना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि सब नहीं कर पाएंगे सर, सब नहीं कर पाएंगे। करवा सकते हैं आप, अगर आप जितनी ज्यादा मेहनत करें। जितने लोग नए साथी आए हैं उनके साथ में अगर मेहनत करेंगे, कैसे वो मेहनत करनी है वो अभी उसके बारे में बताएंगे। तो हमने कल देखा, बड़ा आसान है टारगेट साहब। हमारे पास में 8 वीक है, 8 वीक से ज्यादा का समय है हमारे पास में। 4 दिन तो काउंट ही नहीं है। 24 से काउंटर स्टार्ट हो गया था, 27 से टारगेट की काउंटिंग शुरू हुई है। तो 60 दिन है हमारे पास में, 8 वीक से ज्यादा है। तो इन वीक को हमने टुकड़ों में बांटा था और देखा था कि अगर ये प्लानिंग हमारी 50% भी चले और 25% भी चले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी, बस हमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से क्यूएससी पे फोकस करना है। भुट्टे वाली कहानी को हमेशा याद रखना है कि जोड़ने के बाद किसी को छोड़ना नहीं, उसको समय देना है, अपने जैसा बनाना है। और किसी भी साथी के जो है 3 साथियों की ज्वाइनिंग कराना बड़ा आसान है ना। हर एक व्यक्ति चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, उसके 3 साथी तो ऐसे होते हैं कि जो उसके कहने से आग में भी कूद सकते हैं। ब्रह्मांड में 3 व्यक्ति ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति को जिम्मा दे दिया जाए कि तुम 100 लोगों को ढूंढो तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये क्यूएससी को पूरा मतलब अमल में लाने के लिए और हर साथी आपकी टीम में क्यूएससी करे, तो उससे पहले आपको ये साइकिल को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। इस साइकिल को डुप्लीकेट करने में अगर आपने प्रॉब्लम नहीं की और दिक्कत नहीं की, सही से आपने करवाया, तो गारंटी देता हूं सर कि आपका ये जो क्यूएससी वाला नियम है ये काम करेगा। तो सर्वप्रथम क्या करना है आपको, जब भी कोई साथी हमारा सिस्टम में आता है तो सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे सिप्सो बोलती है, इसकी एजुकेशन बोलती है, एफआईएम उसकी दमदार तरीके से करें, है ना। भले ही आप किसी को 2 प्लान उस दिन कम कर लें, लेकिन जो साथी जुड़ा है उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग आपको 48 घंटे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 48 घंटे भी अगर मैं कहूं तो, मेरे हिसाब से कहूं तो ये लेट है। आप अगले ही दिन करें तो बेस्ट है, पर फिर भी सिस्टम बोलता है कि 48 घंटे के अंदर आप उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग ढंग से कर दें। और वो अगर आप कर सकते हैं देन राइट, नहीं तो आप एक अपने अच्छी अपलाइन के माध्यम से उसको कराएं। चाहे आपको घर से जाना पड़े, और अगर जैसे राजू सर हैं या आपकी जितनी भी अपलाइन है वो दूर बैठी हैं, संभावना नहीं बन रही है, वो 500 किलोमीटर दूर है, तो एफआईएम अगर आपसे नहीं आती है तो आप उसके घर पहुंचिए, जूम एप्लीकेशन कनेक्ट कीजिए और जूम एप्लीकेशन पे सर को लेकर बैठिए और देखिए, वो कर देगा, उसकी एफआईएम कर देगा। नहीं तो आपके जो सीनियर अपलाइन है नियर अबाउट, उनसे तो आप करवा ही सकते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जिसकी बढ़िया हो गई ना, तो यकीन मानना सर वो बिजनेस में काम करेगा। बहुत साथी एक सवाल रेज करते हैं कि मेरे साथ लोग जुड़ तो रहे लेकिन काम नहीं कर रहे। इट मीन समझ लेना कि एफआईएम जो है उसकी सही से नहीं कर पा रहे हो आप, या सही ढंग से नहीं हुई है। एफआईएम करना और चिपका के आने में अंतर होता है सर। क्या क्या क्लियर करना होता है वो चीजें आगे हम करेंगे। एफआईएम करने के बाद में उसकी प्रॉपर लिस्ट बनवाइए और लिस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जो आपकी अपलाइन कोर प्रोसेस में आपको बताती है ना। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको फिर आगे कभी हमें भी मौका मिला तो हम करवाएंगे। तो उसकी लिस्ट बनवाइए और लिस्ट में उसकी जानकारी दीजिए, आप खुद दीजिए पहले, और प्रॉपर डुप्लीकेट करा के उसको दिखाइए। और जब आप उसके प्लान करेंगे तो जितने साथी ज्वाइन होंगे या ज्वाइन नहीं होंगे तो उनका फॉलोअप करके 1-2 बार मिलके उनको ज्वाइन करा के
और उनको ट्रेनिंग से जोड़ दीजिए, है ना। ट्रेनिंग आप भी ले सकते हैं, आपके अपलाइन भी ले सकते हैं। तो इस साइकिल को डुप्लीकेट जितना बढ़िया कर लेंगे आप, उतना ही आपके साथ में हो जाएगा। FIM मस्ट, फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। इसके बारे में बोला जाता है कि जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए टीकाकरण जरूरी होता है। स्वास्थ्य विभाग बड़ा अवेयर है इस बात के लिए कि वो ढूंढ ढूंढ के डाटा मेंटेन करता है, किस बच्चे को कौन सा टीका नहीं लगा, क्यों नहीं लगा। क्योंकि भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये नहीं चाहता कि यार कल आने वाले समय में कोई भी बच्चा किसी भी बीमारी से पीड़ित रह जाए, है ना। पोलियो वालों को देखते हैं तो वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतना डाटा मेंटेन करते हैं वो। और वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उनके पास में एक उनका मोटो है कि कोई भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया, है ना। पोलियो वाले लिखते हैं ना दीवार पे, तो वो काम करते रहते हैं बेचारे। तो हमें भी ये FIM जो है, ये सेम उसी तरह है। अगर आपका कोई साथी आपके साथ ज्वाइन हुआ है और आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग उसकी नहीं की और नहीं करवाई किसी से, तो वो उसमें बीमारी आने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बात बोली जाती है कि आप अगर नहीं बताएंगे कुछ तो कोई और तो कुछ ना कुछ तो बताएगा। मानते हैं ना? राजू सर कल परसों बोल भी रहे थे कि सुविधा है, नहीं राजू सर नहीं, प्रदीप जी, ऑटोमेटिक सुविधा है ना। प्रदीप जी ने लिया था ना चैप्टर 2-3 दिन पहले, ऑटोमेटिक सुविधा का उसने जिक्र किया होगा, है ना, किया था ना। इसका मतलब मैं उस मीटिंग में भी था। तो ऑटोमेटिक सुविधा का जो उसने जिक्र किया था उन्होंने, कि अगर आप किसी प्लॉट में फसल नहीं लगाते हैं तो ऑटोमेटिक सुविधा है कि उसमें खरपतवार तो उगेगी, गारंटी है, ये बिल्कुल साफ बात है। तो सेम यहाँ पे भी होता है। जब हमारे साथ में कोई नया साथी आता है, अगर हम उसे बिजनेस के एटीट्यूड नहीं समझाएंगे, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको खराब काम क्यों बोलते हैं, क्यों इसकी आलोचना करते हैं और क्यों इसके बारे में बुरा बोलते हैं और इसका एक्चुअल क्या है, उनका एटीट्यूड देखने का दूसरा क्यों है, क्यों अच्छी चीजें उनको बुरी नजर आती है, क्यों एक ऐसा बिजनेस उनको जो आपको आम से खास बना सकता है, जो आपके अंदर के सॉफ्टवेयर तक को भी चेंज कर देता है, क्यों उनको गलत लगता है, वो कौन से कारण है, उनके बारे में चर्चा करना, उनसे निपटने के बारे में चर्चा करना, है ना। ये बिजनेस चलेगा कैसे और कहाँ तक आपको हल्की फुल्की दिक्कत आ सकती है, उन दिक्कत से कैसे निपटारा हो सकता है, दलदल लेवल कैसे आएगा, कहाँ तक आएगा, वहां तक दलदल से निपटने के लिए आपको किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, उस सारी चीजों को बढ़िया से 1.5 घंटे की FIM जब तक आप नहीं करते, तो फिर भाई उसको बीमारी आ सकती है। कोई ना कोई तो उसको बता देगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो उसके पैसे लगे हैं, उसने सेफ सोप का नाम सुन रखा है क्योंकि उसने एंट्री मारी है अभी, तो वो कुछ ना कुछ अपने दोस्तों को बताएगा मेरी तरह। अगर आपने उसको सही समय पे सही मार्गदर्शन नहीं किया तो वो कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद में वो बोलेगा किसी अपने साथी को, भाई एक कंपनी सी है, सी जरूर लगाएगा वो, है ना। एक कंपनी सी है, उसमें एक बार सामान खरीदना है और भाई साहब 2 लोगों को जोड़ना है और करोड़पति बनना है। और वो सामने से आवाज आएगी, भाई तू गया फंस। और फिर वो मानता नहीं है वो इतने में भी, फिर उसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, फिर वो दूसरे को मिलाता है, ठीक है, फिर दूसरे के देखता है, भाई साहब एक अब की बार और जो है ना आवाज हल्की मिलेगी, भाई साहब एक कंपनी सी है ना, और उसमें 2 लोगों को जोड़ना है, सामान खरीदना है और करोड़पति बनना, बहुत लोग बन चुके हैं। बोला तू गया फंस। ऐसा होता है यार कहीं, ये ऐसे ही दिखाते रहते हैं, और डाउन जाएगा। मतलब वो प्रयास करता है, आप माने या ना माने, वो 10 लोगों को प्रयास करता है, लेकिन बिना मार्गदर्शन के अगर आपके कर गया तो उसको फीडबैक ऐसी मिलेगी, और वो फीडबैक कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि नियम काम करता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो चीजें पहले दिमाग में रम गई वही काम करेंगी, उसके बाद में आप कितना भी रगड़ा लगा लेना, फिर वो आपका कॉल नहीं उठाएगा। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में कभी भी डिले ना करें, और एक अच्छे सीखे हुए तरीके से सिस्टम को दुरुस्त तरीके से प्रेजेंट करना, और जो प्रोसेस है उसको अच्छे से अगर आप समझाने में कामयाब रहे, मैं गारंटी देता हूं सर, अगर अच्छी FIM किसी ने कर दी होगी ना, तो 6 महीने तक चाहे उसको 1 रुपया ना आए, गारंटीड उसके प्रभाव में रहेगा और वो काम कर लेगा सर। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के बारे में सर हमें मोटा मोटी सी पता है, 4 चित्र मिल गए, वो चित्र दिखा दिए, उनको डिस्क्राइब करना हमने कभी सीखा नहीं, गहराई में जाना सीखा नहीं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है, अगर आपने उसमें पारंगत हासिल कर ली ना सर, मैं गारंटी देता हूँ इंसान की आंखों से पानी छलक जाएगा। इतनी इतनी दमदार होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जब हम कंपेयर करते हैं
कॉम्प्रोमाइज अपने जीवन में क्या चल रहा है, जब हम समय के अंतराल को बताते हैं कहाँ पे हम हैं, कॉम्प्रोमाइज का जब चैप्टर चलता है, या ड्रीम्स जब निकल के आते हैं कि क्या 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 कर रहे हैं हम, करना हमें क्या चाहिए और क्या कर रहे हैं हम पैसा बचा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और वो उसके बावजूद फिर हमें अच्छा लग रहा है ना। तो बचाने के बाद तो अच्छा लगता है। तो जब ये सारी चीजें क्लियर होती है तो वो गारंटीड सर आपका लीडर कभी नहीं मुरझाएगा, क्योंकि समय से पहले अगर पता है उसको कि लोग आपको क्या बोलेंगे और क्यों बोलेंगे, क्या कारण है उनके लोगों को बोलने का, जब वो सारी चीजें उसके दिमाग में आपने बिठा दिए और एक्चुअल तरीके से बिठा दिए जो सत्य है, तो फिर वो मुस्कुराता है कि हाँ सर, मेरे सर आए थे, मेरे भाई आए थे और मुझे ये बता के गए हैं। मुझे तो पहले से पता है कि दुखों का कारण अज्ञानता है, तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोल रहे हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास अगर देखूं, भारत सरकार की राय अगर देखूं, और मेरे सर ने जो मुझे बताया उसको अगर देखूं, तो सर वो तो बिजनेस इतना महान है और ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझे पता है तुझे पता नहीं है इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तो वो मुस्कुराएगा। और अगर आपने नहीं बताया और उसने सामने वाले ने बुलाया रे तू फंस गया, ये चलता नहीं है, वही बैठ जाएगी उसके दिमाग में। लेकिन एफआईएम रूपी जो पॉजिटिव लेयर आप उसको दे के आए हो, है ना, तो वो उसका काम करती है। फिर उस पे बार बार जब नेगेटिविटी का प्रहार होता है तो पॉजिटिविटी की लेयर जो आप चढ़ा के आए हैं, वो ज्ञान जो दे के आए हैं, वो ज्ञान काम करेगा और वो उसको बोलेगा। ठीक है जी। तो भैया जी इस चीज का विशेष ध्यान रखें, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग हमेशा अच्छे तरीके से करें, है ना, और हमेशा इसमें अपने शब्दों को जोड़ते रहे, प्रभावी बनाते रहें। जब तक नहीं बना पा रहे आप अपनी अप्लायंस से करवाएं, सॉरी, अप्लायंस से करवाएं और उसको कॉपी करें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना हमारे अंदर, जब हमारी अप्लायन हमें डुप्लीकेट देने आती है कि देखो ऐसे करना होता है। अब जिनका विजन कंप्लीट है, जो हर हाल में डायमंड बनना चाहते हैं, हर हाल में हर चीज लेना चाहते हैं, टीम को टूटते हुए नहीं देखना चाहते, अपनी मेहनत को बेकार होना नहीं देना चाहते, और उनको याद रहता है कि एक साथी को जोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी बार मिलना पड़ता है उससे, कितनी बार अपने आप को मारना पड़ता है, तो वो उस मेहनत को बेकार होने नहीं देना चाहता। तो उसको पता है कि एफआईएम मीटिंग को मैं जो मेरी अप्लाइन करने आई है उसको अच्छे से समझू मैं। सामने वाला कम समझता है जिसकी एफआईएम मीटिंग हो रही है, समझना मुझे ज्यादा है कि मुझे कल करना पड़ सकता है और इफेक्टिव मैं कैसे करूं, वो उसको कॉपी मारता है। लेकिन मैं कई साथियों को देखता हूँ, कई बार रिपोर्ट भी आती है, मेरे टाइम में भी ऐसा होता था जब मैं एफआईएम करता था, जिस लीडर की एफआईएम में करने जाता था, तो मैं तो एफआईएम कर रहा हूँ लेकिन वो भाई साहब को कोई पता ही नहीं है, उसका हल्का सा कॉल आया, हाँ जी, और निकल लिया वहां से, मैं उसकी एफआईएम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको तो डुप्लीकेट करना चाहिए। राजू सर अगर एफआईएम कर रहे हैं, कहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग की, कौन से शब्दों का यूज किया, किस तरह तरतीब वाइज कौन कौन सी चीजें इसको समझाते गए और क्या क्या इन्होंने किया, मुझे कॉपी करना है। मेरे पास मेरे जो शब्द हैं, मेरा जो नॉलेज है वो तो मेरे पास है ही, लेकिन राजू सर का कौन सा ऐसा यूनिक पॉइंट है जो एफआईएम में वो यूज करते हैं, और उसको नोट करके और इसी स्लाइड में आज से डाल दूं, इसका अभ्यास करूं। तो ऐसे करते करते सर देखना एक दिन हर एक यूनिक पॉइंट एक एक होता है। अभी खेमराज बैरवा सर की एफआईएम देखोगे तो उसमें एक और यूनिक पॉइंट मिलेगा, वो रिलेशन को ज्यादा बढ़िया डिस्क्राइब करते होंगे, या कंप्रोमाइज को डिस्क्राइब करते होंगे, या फिर सपनों को यथार्थ करने में ज्यादा पॉइंट होंगे उनके पास, है ना, या किसी प्रोसेस को आसान बनाने का जो प्रोसेस रहता है, जो दलदल लेवल को कवर कराते, वो अच्छा हो सकता है। लेकिन हमने क्या करना है, लीडर के पास तो जन्म से कुछ होता ही नहीं है, वैसे भी इंसान जन्म लेता है कुछ नहीं होता, वो हर जगह से एक एक चीज यूनिक चीज को कॉपी मार मार के उसको बड़ी कर लेता है। मैंने ऐसे ही किया है, मेरे पास में सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, एक बात राजू सर से सीख ली, एक अप्लायंस से सीख ली, एक उससे सीख ली, एक फलाने उससे सीख ली, एक ऑनलाइन सीख ली, और वैसे करते 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 अपनी चीजों को परफेक्ट करने में लगे हुए हैं। आज भी परफेक्ट तो नहीं है। तो एफआईएम मस्त होनी चाहिए सर, है ना। एफआईएम जिस समय आपने ढंग से करना स्टार्ट कर दिया, आपकी टीम गजब तरीके से काम करेगी। ठीक है जी। एफआईएम बोला जाता है कि ये आपके लीडर को सही रास्ते पे लाती है, सही रास्ते पे लाने का काम ही एफआईएम करती है। तो एफआईएम बहुत बढ़िया तरीके से करें, और ये इस चीज का जिक्र मैंने कर दिया है सर, कि हर एक चीज पे अगर हम फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो भाई मास्टर तो हो जाएंगे। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, फोकस रखें आप अपनी, कि मुझे एफआईएम कैसे करनी है, सौदा प्लान कैसे करना है। ठीक है जी। अगर ऐसा रखेंगे तो वो चीज हमें मिलती है। छोटा सा 10 सेकंड का एक बात है, ट्यूनिंग के साथ है।
बोला जाता है कि यूनिवर्स आपको वही देती है जिसकी तरफ आपका बार बार ध्यान जाता है। ध्यान रखना सर, टारगेट हो या डायमंड शिप हो या सफलता हो, और यूनिवर्स से आपकी कनेक्टिविटी रहे, ऐसा जिसके बारे में आप जब सोचते रहते हैं वही यूनिवर्स आपको देता है। तो हमेशा आप अपनी सफलता के बारे में सोचें, ठीक है? सोच सकते हैं, जितना ज्यादा सोचेंगे यूनिवर्स आपको उसी से कनेक्ट कर देगा। अगर आप एक प्रभावी लीडर बनना चाहते हैं, बार बार कमांड यूनिवर्स को देना चाहते हैं कि यूनिवर्स मैं बिल्कुल रह नहीं सकता एक डायमंड बने बिना और एक अच्छा लीडर बना बिना, और मैं टारगेट अचीव किए बिना भी नहीं रह सकता, उसके लिए तड़फ आपको जाती है, तो आपकी किरणें निकलती हैं और वो ब्रह्मांड उसको कैच करता है और वो वहां से आपको पावर देता है। ठीक है जी? तो ये बात सत्य है, जितना ज्यादा फोकस रखेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, वो चीज आपके पास में हो जाएगी। बाकी टारगेट करने के लिए आपको ट्रिपल आईडी प्रमोट करना आना चाहिए, और जो इसमें महारत हासिल कर गया वो टारगेट को अपने कॉम्पिटिटर से आधे समय में अचीव कर लेगा। ठीक है? और भविष्य में इसके फायदे ज्यादा मिलेंगे आपको। कभी भी आप एफआईएम करने जाते हैं तो एफआईएम करते हुए आप ट्रिपल आईडी को प्रमोट करके जरूर दिखाएं। दो फायदे उसके हैं, दोनों फायदे मैं आपको गिनवा देता हूं। जब आप, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बता दूं, एफआईएम कभी भी करो तो उसकी डायरी में करो, सामने वाला जो साथी ज्वाइन हुआ है, ठीक है ना, उसी की डायरी में करो, अपनी डायरी पे मत किया करो, क्योंकि आप तो आ जाओगे, वो डायरी उसके पास रह जाएगी। अगर उसकी होगी तो अपनी डायरी को अपने आप लेके आ जाओगे। मैं कई बार उसको पलट पलट के देखता था, जो मेरी एफआईएम हुई थी या जो भी कोई एक्टिविटी होती थी, डायरी में मेरी नोट थी, उसको मैं देखता था सर ने कैसे ये गोला बनाया था, कैसे ये समझाया था, क्या क्या उसने बात लिखी थी उस पर। तो एफआईएम हमेशा उसी की डायरी में करो। अगर उसके पास डायरी नहीं है तो सबसे बढ़िया है, दो चीजें यहाँ पे, आप अपने पास से एक डायरी लेके जाओ कि सर मुझे पता था कि आज आपके भविष्य के निर्माण का पहला दिन है, और अगर आपके पास डायरी है तो आप डायरी लेके आइए, नहीं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और तुरंत निकालिए 70 रुपए सर, 70 रुपए ले भी लो और उसकी डायरी लेके जाओ, है ना? तो उसमें एफआईएम आप करें और उसमें अच्छे से बता के आए उसको कि ट्रिपल आईडी का फायदा इन फ्यूचर होता क्या है सर। तो आप जब बताएंगे तो होगा क्या, मेरे जैसा और राजू सर जैसा कोई ना कोई पागल तो इस बात को एक्सेप्ट करेगा। हमारी अपलाइन ने हमें बताया कि कलम जी आप डायमंड बनना चाहते हैं। मैं बोला सर इसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, इसी के लिए तो हमने अभी ज्वाइनिंग ली है, इसी के लिए तो आपके पास बैठे हैं, तभी तो सुबह आपको रिसीव किया था, आपका बैग उठा के लाए थे स्टेशन से, नहीं तो हम तो अपने अधिकारी का भी बैग नहीं उठाते, चाहे हमारा इंक्रीमेंट रुक जाए, लेकिन हम नहीं उठाते किसी का। तो इसी के लिए तो सब कर रहे हैं सर, डायमंड तो बनना है। तो बोला डायमंड बनना चाहते हैं तो आप 8 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, इन फ्यूचर 8, 16 और 24 लाख भी कमाना चाहते हो क्या? हमने बोला सर चाहे 48 का रास्ता बता दो, जब कमाने पे ही आ गए तो कुछ तो बताओ। तो बोला एक बात बताओ, करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन सिस्टम के लिए मैं बाध्य हूं, मैं आपको बताऊंगा। मैं सर बताओ। बोला जो आपकी फर्स्ट 2 आईडी है, जब आप डायमंड बनेंगे तो आपकी टीम कितनी होगी? मैं बोला 10,000 पे डायमंड बनता है सर, 5,000 इधर 5,000 इधर। तो बोला ये जो दो पहले सेंटर आपके हैं, ये दोनों सेंटर अगर आपके पास हो गए और इन पे अगर आपकी आईडी होगी, तो जब ऊपर वाली आईडी पे आप डायमंड बनेंगे, इस वाली आईडी पे जब आप डायमंड बनेंगे, तो ये वाली आईडी और इस वाली आईडी के नीचे 4,999 और 4,999 की टीम होगी। और जब आप डायमंड बन चुके होंगे, आपके पास अचीवमेंट होगी। आज तो लोग आपके विरोध में भी हैं, कल आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर 8 की जगह 16 और 8 या 24 अगर कमाने हैं, तो आप एक काम करो, ये दोनों सेंटर अपने लेके चलो। बात मेरी समझ में आई, और ये दोनों सेंटर मैंने ले लिए। और उसमें देखने वाली बात ये थी कि अब मैं इस आईडी पे ट्रिपल डायमंड हूं, और ये वाली आईडी जो मैंने मात्र लगा के छोड़ दी थी, इनके इसके नीचे 3 डायमंड है साहब अभी। और ये वाली जो आईडी है, बड़ी खुश नसीब आईडी है, इसके अंदर में मैंने अभी तक कुछ काम नहीं किया, लेकिन एक साइड में उसके 3 डायमंड है। जो था, राजू सर ने बताया कि कृष्ण यादव जी के रूप में अभी आने वाला है। 5वां स्वामी जी विद इन 3 मंथ्स, और छठा विद इन 4 मंथ राजू जी। 6 डायमंड तो इसके नीचे आने वाले हैं। तो ये डिसीजन था सर, उस समय अपलाइन ने बताया था, थोड़ा बोझ तो पड़ा, लेकिन इन फ्यूचर के लिए मेरे पास ये तो आईडी सेव हो गई। देखने वाली बात यह है कि इसका दूसरा फायदा क्या है। अगर आपने किसी साथी का ऐसे फायदा किया, किसी को बताया,
तो उसने 2 आईडी लगा दी, तो आपको 2 आईडी एक्स्ट्रा मिल गई, आपके टारगेट में दमदार काम हो जाएगा। अगर ये आईडी हाफ आईडी भी लगी तो एक आईडी तुरंत बढ़ जाएगी आपकी, हल्के शिफ्ट बढ़ जाएगी। अगर प्रमोट करते हैं तो 10 में से 3 साथी तो गारंटीड इस बात को मानते हैं, जो दूरदृष्टि वाले होते हैं, विजनरी होते हैं, वो मानते हैं। ठीक है साहब, तो ट्रिपल आईडी प्रमोट करना भी कभी भी ना भूलें एफआईएम के दौरान, और विशेषकर जब टारगेट चल रहा हो, है ना, टारगेट चल रहा हो, तो टारगेट में हमें बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट रहता है रिक्वायर्ड, वो तो करना ही करना है हमें, तो हम ये कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों को देखता हूं कि ढंग से ट्रिपल आईडी प्रमोट नहीं करते एफआईएम के दौरान, और इसीलिए उनका जो है आ नहीं पाती वो दोनों सेलें, जब हम किसी को बताएंगे नहीं। हाँ, एक पॉइंट मैं और नोट करा देता हूं आपको यहाँ पे, अगर आपने किसी साथी को एफआईएम के दौरान ट्रिपल आईडी प्रमोट करने का नहीं सोचा और नहीं दिखाया, इन फ्यूचर तैयार रहें कि जिस लीडर की एफआईएम आपने की और ट्रिपल आईडी प्रमोट नहीं की, तो वो भविष्य में आपको उलाना जरूर देगा। वो आपको बोलेगा जरूर कि सर आपने मुझे बताया नहीं तो मैं ये दोनों आईडी छोड़ता नहीं सर, आपको तो पता था सर, मुझे बताना चाहिए था। जब वो सिल्वर बनेगा, प्लेटिनम बनेगा, गोल्ड बन गया, पर्ल टोपाज बनेगा, तब उसको इस बात का एहसास होगा और आपको बोलेगा। लेकिन इस काम की बचत के लिए भी आप उसको बता सकते हैं, मेरा काम सिर्फ बताने का है सर। भविष्य में आपको ये नहीं कहेगा कि सर आपने मुझे ये चीज नहीं बताई, ये तो चलती थी सिस्टम में, तो वो आपको बताएगा नहीं। बताइए सर बढ़िया से। और 2 फायदे हैं, अगर उसने दोनों आईडी लगा दी तो आपके बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं और आपके टारगेट में काउंटिंग बढ़ रही है, और अगर नहीं लगाई तो इन फ्यूचर आपको वो कभी भी ब्लेम नहीं कर पाएगा कि आपने ये मुझे बताया नहीं, बल्कि अफसोस जताएगा कि सर आपने तो बताया था लेकिन मैंने नहीं किया। हमें किसी ने बताया, मैंने 2 आईडी लगाई, आफ्टर मीटिंग में दोनों आईडी खोल के दिखाऊंगा, आंखें चकरा जाएंगी सर उनका 1 वीक का काम देख के, आपकी एक साइड में 1 वीक में कितना काम उनके नीचे होता है, चकरा जाएंगी। जैसे ही टारगेट लॉन्च हुआ था, ये दोनों आईडियो ने विद इन 30 मिनट अपना फ्रेशर लेवल का टारगेट कंप्लीट कर लिया था इन्होंने। 30 मिनट में एक साइड से दोनों आईडियो ने, जो ये सेकंड वाली आईडी थी खेमरा साहब, 30 मिनट में इन्होंने अपने टारगेट फाइट कर लिए थे सारे। ठीक है ना, लास्ट वाला, तो इनके लिए इतना काम होता है। और अब आपको क्या लगता है, मुझे 8.5 साल हो चुके हैं, जैसे ही आप लोगों के थोड़े से आप सक्षम हो जाएंगे, 10 डायमंड होते ही इनको अंदर से मैं अगर खोल लिया, तो आपको क्या लगता है कि 2 से 2.5 साल में डायमंड बनेगी आईडी, क्योंकि एक से आईडी तो कंप्लीट है। तो 8 की जगह 16 और 16 की जगह 24। तो सर आने वाले समय में फिर सपने बड़े होते हैं, आज तो जगवारे पे से कल हेलीकॉप्टर की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो वो 24 लाख करवाएंगे सर, है ना। तो सपने तो बड़े होते चले जाते हैं, तो ये खुलेंगी सर, और ये आईडी कंप्लीट होंगी। एक आईडी बच्चे के लिए छोड़ूंगा मैं, एक मैं कंप्लीट और करूंगा, वो गारंटीड मेरा लक्ष्य है। एक बच्चे के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि बच्चे को भी फील्ड में उतारूंगा, चाहे वो करोड़पति क्यों नहीं है आज, लेकिन उसको एक टास्क तो जिंदगी में दूंगा कि जब तक तुम इस पर डायमंड नहीं बनते, दुनियादारी को नहीं समझते, तब तक तुझे इधर वाली संपत्ति से मिलने वाला तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने संघर्ष की कहानी पढ़ रखी है। मानते हैं कि नहीं मानते? तो मैं पहले बोल चुका हूं बच्चे को, इस पे मैं उसको लगाऊंगा, और वो काम करेगा, सीखेगा, सक्षम बनेगा, दुनिया को परखना सीखेगा, उसको पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाते हैं, वो इसके लिए मैंने रखी है। इन फ्यूचर जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब उस पे लगाऊंगा। तो ये फायदा आप जरूर बताएं साहब, है ना। चलो जी, हमारे पास 18 मिनट और हैं, अभी बात करते हैं हम। सिस्टम और टूल का सहारा आप ज्यादा से ज्यादा लें। देखने वाली बात है कि एक छोटा सा चित्र हम देख पा रहे हैं, भागना और सिस्टम का सहारा लेके यात्रा करने में अंतर होता है ना। एक तो आप अकेले अनसिस्टमेटिक तरीके से अगर आप भागते हैं, तो फिर क्या होगा, आपकी एनर्जी लगेगी, और हो सकता है आपकी एनर्जी सही दिशा में ना लगे। लेकिन अगर सिस्टम की एनर्जी और उसका अनुभव लेके आप काम करेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा सर आपका काम कितना मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा, और आपकी एनर्जी भी नहीं लगेगी, समय भी वेस्ट नहीं होगा। सो हमेशा अपलाइन को एक नेविगेटर की तरह यूज करके आप टारगेट में अगर चलेंगे, तो आपसे कोई गलती की संभावना नहीं होगी, क्योंकि समय कम है, और समय कम में हमें टारगेट अचीव भी करने हैं और करवाने भी अपनी टीम में। तो सिस्टम और टूल का सहारा लेना है। ठीक है, जो सिस्टम का सहारा लेगा, एक बात बोली जाती है, सिस्टम की फुल फॉर्म होती है SYSTEM,
और अगर इसका संदेह विच्छेद अलग अलग करें हम, तो इसका बनता है सर, सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी और मनी। ठीक है, जो साथी सिस्टम का सहारा और उसका एक्सपीरियंस, अनुभव लेके काम करता है, वो अपने आप को बचा लेता है, सेव योर सेल्फ टाइम, समय बचा लेता है, एनर्जी को बचा लेता है, और मनी, क्योंकि जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, प्लान करते हैं, तो तेल भी लगता है, समय भी खोता है, हमारी एनर्जी भी लगती है, और कई बार अगर हमारे मन वांछित रिजल्ट नहीं आए तो हम अपने आप को सिस्टम से क्विट भी कर देते हैं। तो सिस्टम को लेकर चलें सर। दूसरी बात एक और, स्मार्ट वर्क करने जा रहे हैं हम। शुरुआत में आप कम मेहनत करें, अपलाइन से ज्यादा करवाएं। कई साथी खुद जा जाके बताएंगे, अभी नए हैं सर, ये है ये है ये है, आधा अधूरा बताना है। बढ़िया क्या है? सबसे बढ़िया है कि आप अपलाइन को बिठा के इंट्रोडक्शन करा के और बैठिए और कॉपी मारिए। एनर्जी कौन लगा रहा है? अपलाइन लगा रही है, उसको कॉपी मार लीजिए। अभी राजू सर भी तो स्मार्ट ही वर्क कर रहे हैं। कल इन्होंने एक कॉल किया था, एक कॉल करने से सर आ जाओ ना प्लीज, है ना, और मैं आ गया। अब ये चुपचाप बैठे हैं और मैं 1 घंटे से, सवा घंटे से मैं आप लोगों के साथ लगा पड़ा हूँ। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो फायदा किसमें? सिस्टम का सहारा लेने में। सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सारी चीजें बच जाएंगी, नहीं तो सब सारी चीजें खो देंगे। आप भागेंगे, गलत दिशा में भी भाग सकते हैं, ज्यादा पैसे भी लग सकते हैं ना। तो एक छोटी सी कहानी भी है, हमारे पास 16 मिनट है, अभी सुना देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, ज्यादा तेज था, उसको घमंड था कि मुझे बहुत आता है। दिल्ली गया हो, दिल्ली जाने के बाद में उसने सुन रखा था कि दिल्ली वाले टैक्सी वाले जो ज्यादा पैसे लेते हैं, बस ये सुन रखा था। तो उनको बोला कि मुझे शास्त्री नगर जाना है। तो वो बोला कि आपके 200 रुपये लगेंगे। ईमानदार आदमी टकरा गया, कोई राइट टू राइट उसने उसको फेयर बताया, लेकिन उसने सुन रखा था कि दिल्ली वाले ज्यादा लेते हैं, इनको आधा बोला करो। तो वो बोला कि भाई नहीं, तुम तो ज्यादा मांग रहे हो, मैं तो हमेशा दिल्ली आता जाता रहता हूँ, ये तो शास्त्री नगर रहा और तुम्हें 50 रुपये लेने चाहिए। बोला साहब चले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। तो होता क्या है कि वो आदमी अपनी बात को रखने के लिए चल देता है कि मैं चला जाऊंगा, ज्यादा दूर थोड़ी है। अब वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, धूप ज्यादा थी, पोल्यूशन भी ज्यादा था, सबको पता है दिल्ली कैसी है। तो भैया चलता जा रहा था। अब उस व्यक्ति को, टैक्सी वाले को, कोई और सवारी मिली, उसको लेके वो छोड़ने चल दिया। तो अचानक एक चौक पे उनकी मुलाकात हुई। थोड़ी देर पहले मिले थे, एक दूसरे को पहचान गए। बोले अरे सर नमस्ते, पहुंच गए आप शास्त्री नगर? बोला नहीं, बस पहुंचने वाला हूँ। पसीना पसीना हो रखा है पूरा, धुआं धाप। और वो बोला बस पहुंचने वाला हूँ। तो बोला कि चलो, मैं काफी देर तो हो ही चुकी है मुझे चले हुए, अब आप ये बताओ कि अब कितना पैसा लोगे? टैक्सी वाला बोला साहब अब आपके 300 रुपये लगेंगे। बोला 200 तो पहले ही मांग रहे थे, आधा घंटा मुझे चलते हो गया, तो 300 क्यों मांग रहे हो? बोला साहब आपको नहीं पता था, आप शास्त्री नगर की अपोजिट दिशा में जा रहे हो और अभी आप और आगे निकल गए हो। तो कई बार हमारी मेहनत अपोजिट दिशा में होती रहती है। सिस्टम की देखरेख में अगर कोई साथी काम करता है तो वो सही दिशा में मेहनत कर जाता है, नहीं तो फिर उसको लगता है, अगर वो खुद ज्यादा सोचता है अपने पुराने प्रोफेशन का, शायद उसको बोध हो कि भाई मैं तो बहुत जानता हूँ, वो कई बार उल्टी दिशा में चलता है। नेटवर्किंग थोड़ा सा ना लोगों के साथ जुड़ने का बिजनेस है, शब्दों का बिजनेस है ना, बात करने का, और इन चीजों का बिजनेस है जो हमने नहीं किया है। तो कई बार आपकी मेहनत गलत दिशा में जा सकती है। तो सिस्टम का सहारा लेके अगर आप काम करेंगे, है ना, तो आपका सारी चीजें बच जाएंगी, टाइमली सारी चीजें हो जाएंगी। थर्ड पार्टी अप्रोच भी इस सिस्टम में बड़ी मस्ट बताई है कि आप चाहे कितने भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप अपने साथी को नहीं पढ़ा सकते। आप कितने ही तकड़े टीचर क्यों नहीं है, आप अपने बच्चों पे इतने प्रभावी नहीं हो सकते। मे बी 1%, 99.99 की बात कर रहा हूं। अगर इस बात में दम हो तो इस बात का जीवन में बहुत फायदा लेना और समझ जाना कि जो मेरे साथ साथी आए हैं उनको मैं एज ए टीचर ट्रीट कर ही नहीं सकता। मुझे अगर यूज करनी है तो एज ए थर्ड पार्टी यूज अप्रोच यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जो समझ गया वो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है साहब। तो दूसरा, टीम वर्क। आपको पता ही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम को ज्यादा लगाएं, अपनी सफलता के लिए सिस्टम को लगाएं सर। मैं तो सही मायनों में समझदार इंसान उसको मानता हूं जो अपनी सफलता में प्रकृति के पत्ते पत्ते को शामिल कर ले, कण कण को शामिल कर ले। मेरी सफलता के लिए अगर इस दीवार की जरूरत पड़ी तो इसको भी अपने लिए यूज कर लूंगा। और यहाँ पे तो दुनिया भर की अप्लाइन है भाई, मुझे नहीं पता तुम किस किस की अप्लाइन हो, मुझे नहीं पता, मेरी अप्लाइन जरूर हो। मुझे आपसे इतना काम चाहिए, मुझे इस टारगेट में इतना सहयोग चाहिए। कल से सभी साथी बोल भी तो रहे हैं इस टारगेट में मैं भी आपके साथ हूं। तो आप
टीम वर्क करिए बढ़िया से। जो चीजें आप कर रहे हैं उसको आप करिए, कुछ चीजें अपनी अपलाइन से करवाइए। आपने किसी को जोड़ दिया, सर मेरी टीम में एक साथी आया, मैं चाहता हूं उसकी एफआईआर आप करें, उसको लगाइए। मैं चाहता हूं सर इनसे बात करें, मैं चाहता हूं अपना अपना अनुभव इनको दें। भाई मुझे नहीं पता, आपकी टीम में चाहे 50,000 हो या 40 हो या 30 हो, मैं आपकी टीम का हिस्सा हूं, मुझे आपका समय चाहिए। राजू सर की टीम में चाहे 10,000 लोग हो, भाई मुझे नहीं पता, मैं राजू सर की टीम में, मुझे राजू सर का समय चाहिए। हेमराज सर की टीम चाहे 800 लोगों की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनकी टीम का हिस्सा हूं, मुझे समय चाहिए। तो समय लीजिए टीम वर्क में, पर बाउंडेशन मत लगाइए ना, बाधित मत कीजिए। कई बार है ना इसका अल्टरनेट भी फाइन ट्यूनिंग खराब करने का बन जाता है। ये भी सोच के चलिए, मिल जाए ट्राई करता हूं, है ना, नहीं मिल रहा है तो अगली बार तो मिलेगा पक्का। आज मेरी बुकिंग हो चुकी है तो अगली बार तो मिलेगा, क्योंकि देखो अपलाइन की टीम बड़ी है, 500 लोगों की टीम अगर किसी आपके अपलाइन की है तो आप अपनी हाजिरी लगा के छोड़ दीजिए, सर मुझे टाइम चाहिए आपका, तो वो अपने आप दे देगा। पर आप अभी चाहते हैं तो हो सकता है मे भी उसने कहीं पे समय दे रखा हो, तो ये चीजें थोड़ी मेंटेन करके चले। सफल व्यक्ति हर चीज को मैनेज करके चलता है। एक छोटा सा वीडियो है, ये वीडियो अगर आपने देख लिया और इसको समझ लिया तो भाई मैं इतना प्रभावित हुआ था इस वीडियो को जब मैंने फर्स्ट बार देखा था। मुझे लगता है कि अगर जो इन्होंने किया और वो हम कर दें तो भैया जीवन में सफलता अपने आप आके खड़ी हो जाएगी। एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं इसको, और थोड़ा ध्यान से समझ लो। सिस्टम, जो चीज हमारी पहुंच से बाहर है, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते खुद के दम पे, तो हमें उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस का सहारा लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति, जो लीडर इस बात को समझ गया, जिसने मंत्रणा कर ली इस बारे में, वो गारंटीड सफल हो जाएगा। ठीक है साहब, किसी साथी के अगर इस वीडियो को लेकर अगर कोई विचार देना चाह रहा है तो कोई एक आध साथी हैंड रेज कर सकता है कि क्या समझे, शायद हमें भी कोई बात सीखने को मिल जाए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी, हुसैन साहब हैं फर्स्ट हैंड रेज जिन्होंने किया है, और ईमानदारी से काम करना चाहिए। जी हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी पैनलिस्ट को नमस्कार। और सर इस वीडियो को आप हमेशा जितने भी बार मैंने देखा है, इस बार बहुत ही गौर से देखा है। और जब भी आप मीटिंग लेके आते हो, बिल्कुल आप वीडियो में और गानों में बिल्कुल समझाते हो सर। और इस वीडियो से समझने को मिला है कि अपलाइन और सिस्टम का सहारा लेना चाहिए। अगर अपने दम से नहीं हो रहा है तो सिस्टम के सहारे से 100% हो जाएगा। एक हाथ से पकड़ना, बड़ी लाठी को इन्होंने कोशिश की, लेकिन बड़ी लाठी हाथ से नहीं पकड़ पाए तो छोटी लाठी से पकड़ने की कोशिश की, और छोटी लाठी से बड़ी लाठी को पकड़ा, और बड़ी लाठी से उस चीज को अपने पास ले लिया। बहुत ही बढ़िया सर, एक्सीलेंट हुसैन साहब, धन्यवाद, इम्प्रेसिव सर। थैंक यू। वाकई में आपके बताने का लहजा तो इम्प्रेसिव, वाकई में आपके गले पे बहुत बड़ा एक ओरा है। आने वाले समय में एक बहुत बड़े लीडर आप बनेंगे। आपके समझाने और बताने की जो सहजता है वो बहुत ही पसंद आई मुझे, बहुत ही बढ़िया। आपके भविष्य के लिए मेरी शुभकामना रहेगी, गारंटेड एक दिन आप बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। बहुत ही बढ़िया हुसैन साहब। तो सर ऐसा हम कर सकते हैं, अगर हमारी पहुंच से कोई चीज बाहर है तो हम अपलाइन का सहारा ले सकते हैं। हमारे पास में ब्रोंज भी है छोटी लाठी के रूप में, हमारे पास में सिल्वर भी है, हमारे पास में गोल्ड लीडर भी है हमारी अपलाइन सीरीज में। हमें सबका सहारा लेना है, ठीक है ना सर, कायदे से। और इस बिजनेस को और इस टारगेट को अपना मानते हुए, डायमंडशिप को, हमें सबका सहारा लेना है। और हमें वो अनरीचेबल चीज को अचीव करना है कि जो जहां पहुंच नहीं सकते उसको हमने करना है। और ऐसा करना भी चाहिए। सिस्टम में बहुत सारी सुविधाएं हैं तो उनका लाभ उठाएं आप, है ना। तो प्लानिंग के साथ काम करें, टारगेट को अचीव करें, अपलाइन का साथ लेके काम करें,
ठीक है जी। और भाई अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना बांट के काम करें, जैसा हमने प्लानिंग में बांटा था, 1 वीक का काम, 3 वीक का काम, 5 वीक का काम, 7 वीक का काम। ठीक है ना, अगर प्लानिंग से करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, अनुभव अपलाइन का साथ रखें, एज ए नेविगेटर अपलाइन को रखें आप, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अनुभव में बड़ी कीमत होती है सर, है ना। हमारे पास एनर्जी है आज, लेकिन पुराने साथियों के पास में अनुभव है, दोनों मिक्स हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक बार क्या हुआ, एक बारात गई, उस बारात में सामने वालों ने कंडीशन लगा दी कि कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा, है ना। वो शादी जो थी लव मैरिज में थी, तो वो उसको लड़की मान नहीं रही थी, तो उसका बाप बोला कि कुछ ना कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी राजू जी, है ना। तो वो उसने कंडीशन लगा दी कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, तब जाके हम फेरे करेंगे। तो कोई नहीं आया, एक बूढ़ा था, मरियल सा बूढ़ा था, वो बोला कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और तुम ऐसा करो, मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, मेरा वजूद भी कमी है ना, 20-25 किलो का मैं सहा रहा हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ ऐसा मारो कि मैं भी चला जाऊं। तो एक संदूक जाता है छोटा सा दूल्हे के साथ में, आपको पता होगा, तो वो उन्होंने जानबूझ के थोड़ा और बड़ा ले लिया, उसमें थोड़ा छिद्र किए 2-4, उस बूढ़े को सेट कर लिया उन्होंने उसमें, और ले गए। वहां जाने के बाद में जो बारात का जब स्वागत हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप एक बात बताओ, 3 बातें हैं, तीनों बातों का जवाब अगर आपने दे दिया तो फेरे होंगे, शादी होगी, नहीं तो होगी नहीं। तो बोला जी बताओ। तो बोला कि 100 बाराती थे, तो उनको 100 बारातियों को गुड़ का जो बड़ा 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 ढेला होता है ना, वो होता है 3-4 केजी का, तो सबको एक एक पकड़ा दिया, और बोला कि अगर ये आप खा गए तो फेरे होंगे, नहीं तो होगा नहीं। पुराने समय की बात थी। अब एक आदमी 3 केजी गुड़ नहीं खा सकता भाई। तो उन्होंने बोला भाई ये तो फंस गया मामला। तो फिर एक के याद आया कि यार एक बूढ़े को भी तो लाए थे, उससे पूछ लो। सुराग से आवाज लगाई, बोला चाचा मैटर फंस गया, क्या है। बोला कि ऐसे से बात है कि उन्होंने गुड़ की भेलियां दी है, 3 केजी की एक, और बोला कि जब तक सारे नहीं खाओगे तो शादी नहीं होगी। बोला इसमें कौन सी बात है, 100 की जगह 150 खा जाओगे। अरे बोला हमारे 100 में पसीने छूटे पड़े हैं, तुम 150 की बात कर रहे हो। बोला चीजों को तरीके से लो आप, एक एक गुड़ की भेली को उठाओ, तोड़ के सब में बांट दो, फिर दूसरी को उठाओ, तोड़ के सब में बांट दो, इस तरह तुम 150 भी खा जाओगे। बात समझ में आ गई, जाके कर दिया। उसको सामने वाले को थोड़ा शक हुआ, यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इनके पास में कुछ है। गया इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला, संदूक पे ध्यान नहीं गया। दूसरा बोला कि क्वेश्चन मेरा दूसरा ये है कि जब तक हमारी जो नहर है गांव के पास, जब तक इसमें दूध की नहर नहीं चलनी शुरू हो जाएगी, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। मामला फंस गया, मामला फंस गया। तो फिर वो बूढ़ा याद आया, बूढ़ा चाचा बोला मामला फंस गया, शादी तो फिर रुक गई। बोला क्या मैटर है। बोला कि मैटर ये है कि वो बोल रहे हैं कि जब तक ये नहर दूध बहना नहीं स्टार्ट हो जाएगा ना, तब तक काम चलने वाला ही नहीं है। तो अनुभव होता है। वो बोले कि इसमें डरने वाली बात कौन सी है, जाके उनको बोलो कि इसका नहर का पानी खाली करवाएं, हमारा दूध तैयार है, जैसे ही तुम्हारा पानी खत्म हो जाएगा हमारा दूध बहना चालू हो जाएगा। तो मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि अनुभव जो होता है ना, अनुभव को जितना लेके आप चलेंगे साथ में, आपकी एनर्जी को उतना ही सार्थक दिशा मिलेगी। तो ये चीज आप अपने साथ में कर सकते हैं माय डियर। और टारगेट के लिए आपको रोकने वाली चीजें कौन सी है वो भी मैं आपको बता दूं। शुरुआत से अगर कोई विश्वास नहीं करेगा अपने ऊपर, वो भी नहीं कर पाएगा। अगर आपका डर, शर्म, हेजिटेशन और अहंकार है, वो भी आपको रोकेगा। मैं क्यों लोगों के पास जाऊं। आपको डर लगता होगा लोगों के पास जाने में, तो उस डर को निकालिए। शर्म आती है तो शर्म को दूर कीजिए। अहंकार है किसी लेवल का उसका, तो वो भी आपको रोक लेगा। और अगर आप इस 2 महीने में जो बूस्टर आपका लगने वाला है डायमंडशिप को, छुट्टी लेके काम नहीं करेंगे, और तो तभी भी आपका काम रुक सकता है। आलस्य में रहे और थोड़ा कल कर लेंगे, इसमें अगर रहे तो फिर भी आपका काम रुक सकता है। ठीक है ना। तो मेरा एक ही चीज है, मैं आपको बता दूं, जो मैंने बताया भी था, पहले दिन को आखिरी दिन समझ के काम करना, तब आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, गारंटीड से। और कल इस बारे में हमने चर्चा की थी कि नो योर कंपिटिटर। अपने आसपास में जो कंपटीशन चल रहा है उसको पीछे करने के लिए अगर आप दौड़ेंगे तो काम आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो सर फिर एक दिन ऐसा आएगा, 60 दिनों के बाद एक लिस्ट बनेगी, कुछ लीडर विदेश जाएंगे, कुछ जाते हुए को देखेंगे, उनको बधाइयां देंगे, तालियां बजाएंगे। ठीक है जी, फैसला आपका रहेगा। और कोई ना कोई फिर एक दिन ऐसे वीडियो बना के डालेगा, और वो आपको बोलेगा कि भाई बाय, मैं तो जा रहा हूँ थाईलैंड। वो वीडियो बना के डालेगा और उनको बधाइयां देगा। फैसला आपका रहेगा कि आपको जाना है या सिर्फ बधाई देनी है आपको।
ये एक ऐसी जगह है जो हमने कभी सुनी थी लेकिन देखी नहीं थी। थैंक यू सेक्सॉफ, थैंक यू सिस्टम कि मुझे ये जगह देखने को मिली। ये वो जगह है जहाँ पे एशिया और यूरोप दोनों एक जगह मिलते हैं, जहाँ सरहद है। वहाँ पे हमारे को अकोमोडेशन मिली थी, एक ग्रेट होटल, बिल्कुल 13वीं मंजिल पे हम थे। बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। शायद कभी हम जा नहीं पाते, बस सुन रखा था कि ये ऐसी जगह होती हैं, ये सारी जगह होती हैं जो एक दूसरे को बांटती है। तो वहाँ पे जाने का मौका मिला, तो आप भी गारंटेड जा सकते हैं। ठीक है सर, तो मिलते हैं सर थाईलैंड में, है ना? कहाँ पे मिलते हैं? थाईलैंड में। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप लोगों ने 2 दिन बहुत ही प्यार दिया, मान सम्मान दिया, बहुत सारे